Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, your RBI Grade B exam is next month, and we are running this series of top 200 MCQs questions for your all the subjects for your phase 1 exam. So this is lecture 8 for your English language, and the topic we are going to undertake today is reading comprehension. Now guys, reading comprehension by far is the biggest chunk of the paper. It holds the most number of questions, so it automatically becomes a very scoring section. But at the same time, you also have time crunch. You don't have luxury of time, so you have to make do and you have to select those questions which can be targeted in the minimum time possible, and you get the maximum out of it. So today we are going to learn how to solve comprehension passages, and we are going to practice MCQs on the same. चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. सो गाइस, व्हाट बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंटेल्स. आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गाइस, ये वैसे हमने बचपन से देखा भी हुआ है. आई थिंक यू नो व्हाट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज. बचपन से मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे हैं सिंस वी वर इन स्कूल. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है. कोई ऐसा पेपर नहीं है एमसीक्यू बेस्ड जो है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड पेपर है, जिसमें इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना पूछा जाता हो. ऐसा है ही नहीं मेरे हिसाब से तो शायद. तो इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर कोर्स. अब इसमें आपको कई 3 तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको आज के बाद चूज करने हैं व्हेन यू आर इन द व्हेन यू आर अपेयरिंग इन द एग्जाम. सो गाइस, पहले क्वेश्चंस होते हैं आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस. फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं गाइस? जो डायरेक्ट मतलब आपको पैसेज में कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं. मतलब आपको कोई पर्टिकुलर फैक्ट दिया हुआ है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग factors is the main reason for the cause of economic slowdown in the country. So which of the following factors is not, या which of the following factors is the key factor. तो ऐसे करके आपको फैक्टर ढूंढना है पैसेज में. तो ये होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस गाइस. सेकंड होते हैं गाइस आपके इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस. अब ये जो होते हैं ना गाइस, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं करने में. इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि इनमें आपको सिर्फ पढ़ के आंसर ढूंढना नहीं होता, इसमें आपको चीज़ों को समझना पड़ता है. इसमें जो ऑथर कहना चाह रहा है वहाँ उसकी जड़ तक जाना पड़ता है, हर बात को बारीकी से ढूंढना पड़ता है. अब जैसे मान लो उसने 3 स्टेटमेंट दे दी या 5 स्टेटमेंट दे दी और उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और अनट्रू या फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज. अब इस सिचुएशन में आपको पांचों स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेंगी पैसेज में, और वो करने के लिए आपको पूरा पैसेज मतलब अल्टीमेटली बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. ये थोड़ा और मतलब ट्रिकियर होते हैं एज कम्पेयर टू फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि फैक्चुअल में तो आपको सीधा ढूंढ के मिल जाता है आंसर. इसमें आपको घुमा फिरा के इधर उधर से आंसर निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है बेसिकली. और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं गाइज आपको, वो हैं आपके वोकेबुलरी के क्वेश्चंस. तो आई होप यू नो दिस. जितने भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स हैं या बैंकिंग एग्जाम्स हैं, उन सब में आपको वोकेबुलरी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिनोनिम एंटोनिम जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपको पैसेज के अंदर गिवन होते हैं. मतलब एक पैसेज दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स बोल्ड करके दिए हुए हैं, और उनका आपका सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढ के बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से इनका सही सिनोनिम या एंटोनिम क्या होने वाला है. तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. तो आज हम इन तीनों को देखेंगे कैसे इनको हमें टारगेट करना होता है, कौन से हैं जो हमें फॉलो थ्रू करने हैं, कौन से हैं जो हम स्किप कर सकते हैं अगर हम फंस जाएं वहां पर. तो गलत करने से बजाय कौन से क्वेश्चन है जो आप स्किप कर सकते हो. तो वो सारी चीज़ें आज सीखेंगे. चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो आपको मेन टिप जो आपको याद रखनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो है रिवर्स रीडिंग की. गाइज नॉर्मली बच्चा क्या करता है, आपको अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, इस इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कहाँ दिया होता है? या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है 90% तो, और 10% कहाँ होता है? एंड में मिलता है. राइट? क्यों? क्योंकि उनको वो यही देखना चाहते हैं कि कौन बच्चा स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना के आया है. राइट? वो सीधा मतलब इफ समबडी इज एमिंग इन द एयर, कि ब्लाइंडली इन द एयर, मतलब हवा में तीर मार रहा है, तो उसका फिर वो उनको मालूम है, तो वो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्यों देते हैं कि बच्चा जो स्ट्रेटजी नहीं बना के आया वो सीधा इसके अंदर घुसेगा, पहले 25 मिनट्स में से 7-8 मिनट इसमें निकाल देगा, और फिर उसको फील होगा अरे ये टाइम तो बहुत निकल गया, क्वेश्चन तो बहुत पड़े हैं अभी. फिर वो पैनिक करेगा, जल्दीबाजी करेगा और गलतियाँ करेगा. या फिर बिल्कुल एंड में दिया होता है
कि जब तक वो कॉम्प्रिहेंशन तक बच्चा पहुंचेगा तब तक ऑलरेडी टाइम निपट चुका होगा, इतना टाइम बचेगा ही नहीं वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ पाए, तो उसको छोड़ ही देगा। लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी बना के जाते हो तो आपको क्या अप्रोच लेनी है, पहले छोटे क्वेश्चन टारगेट करने हैं, सिंगल लाइनर बेस्ड जो होते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, सिंगल फिलर हो गया, डबल फिलर हो गया, स्टेटमेंट करेक्शन हो गया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। ये क्वेश्चन पहले करने हैं, पहले 10 मिनट में आपको ये 12 से 15 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। और फिर अगली जो टाइम बचता है आपके पास, फिर जो अगला अटेम्प्ट होगा वो होगा बड़े क्वेश्चंस के टुवर्ड्स, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये चीज़ है जो आपको अब फॉलो करनी है अपने एग्जाम में। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पर्टिकुलरली बात करें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग क्या होती है गाइस, वी अगर कोई इफ समवन इज अनइनिशिएटेड, जो कोई पहली बार कर रहा है, वो पहले क्या करता है, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से पैसेज पढ़ते हैं अपना आंसर ढूंढने के लिए। इतना टाइम नहीं होगा आपके पास एग्जाम में कि एक बार आप पहले पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर आप दोबारा अपने आंसर ढूंढने के लिए पैसेज पढ़ो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। रिवर्स रीडिंग क्या कहती है, रीड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज बिफोर रीडिंग द पैसेज। कि पैसेज पढ़ने से पहले पैसेज के ऊपर जो क्वेश्चन है पहले वो पढ़ो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको सबसे पहले तो एक तो पैसेज की सेंट्रल थीम समझ आ जाएगी, एक आइडिया गेस वर्क हो जाएगा कि यार अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो टॉपिक इस बारे में होने वाला है, राइट। तो एक तो आप अपनी सेंट्रल थीम को, अंडरलाइंग टोन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा, आपको कीवर्ड्स मिलते हैं आपके क्वेश्चंस के, जो आपको लिख के रख लेने हैं या याद कर लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, जो आपको पैसेज में ढूंढने हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो रीड द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज, मार्क द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस, के क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स हैं, जैसे उसने बोला कि व्हाट इज द अंडरलाइंग रीजन फॉर द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन द कंट्री आफ्टर कोविड-19, तो मेरे कीवर्ड्स क्या है, रीजन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, आफ्टर कोविड-19। ये तीन चीज़ें मेरे अगर दिमाग में है तो जब मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ, जहां पर भी स्लो डाउन की बात आएगी, कोविड-19 की बात आएगी, वहीं पे मेरे को पता है मेरा आंसर मिल जाएगा, और मिलते ही मैं वहीं पे क्लियर हो जाऊंगा, दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स को याद रख के चलना है, ठीक है। सो मार्क द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस एंड मेमोराइज देम। अगर आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे तो आपको वहां पे एक रफ शीट मिलती है, आप क्या करो, राइट देम डाउन, उनको वहां पे लिख लो अपने रफ पेपर पे, ताकि आप जब पैसेज पढ़ो तो वो आपके सामने हो और आपको देख के याद रहे कि आपको क्या क्या ढूंढना है। ठीक है, देन ट्राई टू रिकग्नाइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया ढूंढने की कोशिश करो कि पैसेज किस बारे में होने वाला है। दिस मेंटली प्रिपेयर्स यू बिफोर रीडिंग द पैसेज दैट व्हाट इज अबाउट, व्हाट आर यू अबाउट टू read. So you can expect कि what could be there in the passage by with the help of reading the questions. Know what to look for. आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या ढूंढना है। स्किमिंग जिसको बोलते हैं, आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपको लगा कि हाँ पैसेज मुझे समझ आ रहा है लेकिन यहाँ तक मेरा कोई आंसर नहीं है, तो यू कैन कैरी मतलब कैरी फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड विदाउट गेटिंग स्टक। जहाँ पे आपको अपने कीवर्ड्स मिले वहाँ स्लो डाउन हो जाओ और वहां अपने आंसर ढूंढ के और फिर आगे निकल जाओ। इसको स्किमिंग बोलते हैं, मलाई निकाल लेना, मतलब आंसर जल्दी ढूंढ लेना। देन while reading the passage what do you have to do, look for the keywords that you have marked in the questions। जो आपने क्वेश्चंस में से कीवर्ड मार्क किए उनको ढूंढो जब आप पढ़ रहे हो अपना पैसेज। और पैसेज पढ़ना है मतलब उसको पढ़ के समझना है आपने, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, पढ़ के समझना है। बट हाँ, जहाँ कीवर्ड आ जाए वहाँ रुक के अपना आंसर निकालने की वहीं से कोशिश करो, ताकि आप एक ही रीडिंग में आप सारे क्वेश्चंस या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को टारगेट कर पाओ। देन रिमेंबर, अवॉइड गेटिंग स्टक एनीवेयर व्हाइल रीडिंग द पैसेज। कहीं अटकना नहीं है, कहीं फंसना नहीं है। एंड देन मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ईच पैराग्राफ। अगर आप ये कर सकते हो, ये स्किल आप डेवलप कर सकते हो, तो दिस इज गोइंग टू प्रूव अ गेम चेंजर इन योर फेज 2 एग्जाम। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जब कॉम्प्रीहेंशन और आपको प्रेसी बनानी होती है ना, वहाँ पे ये ट्रिक बहुत हेल्प करती है। तो अगर आप ये कर सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं तो बेशक इसको आप अभी छोड़ सकते हो, बट ये फेज 2 में बहुत काम आती है आपके। ठीक है, चलिए, तो जो हमने सीखा है अभी, इसको अब यूटिलाइज करते हैं, देखते हैं ये कितना काम आता है। तो इजी पैसेज से स्टार्ट करेंगे और देन वी विल कीप इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, हमारे सामने हमारा पैसेज है। पैसेज पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, कि इस पूरे पैसेज का पर्पस क्या है। ये तो हमें पैसेज पढ़ के ही समझ आएगा, राइट। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ,
कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ का क्रिटिसिज्म क्या है इनमें से। तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ, सबको इकट्ठा लेके। तो मतलब हम गेस कर सकते हैं कि पैसेज इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर होने वाला है, राइट। इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी, इक्विटेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट। एक थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ। कि ऑथर का एटीट्यूड क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के टुवर्ड्स, पढ़ के समझ आएगा, बट आइडिया लग रहा है कि हमें ऑथर का एटीट्यूड भी ढूंढना है। देन व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी पर कैपिटा। कि पैसेज क्या कहता है, जो ट्रेडिशनल मतलब पुराने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जैसे जीडीपी पर कैपिटा, उनके बारे में पैसेज में क्या कहा गया है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज एज असेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इनमें से कौन सा रिफॉर्म है जो मेंशन नहीं किया गया है पैसेज में, नॉट मेंशन्ड, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, ये हमें ढूंढना है। तो बाकी कुछ मेंशन किए गए होंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के जो रिफॉर्म्स हैं वो, लेकिन एक नहीं होगा जो हमें ढूंढना है वहां पर। तो आई थिंक हम गेस कर सकते हैं पैसेज इज गोइंग टू बी अबाउट इंक्लूसिविटी एंड ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। चलिए, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया, हमें कीवर्ड्स पता चल गए। अब देखते हैं एक रीडिंग में हम क्या सारे क्वेश्चंस ढूंढ पाते हैं। तो थोड़ा छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इजी वाले से, फिर बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, तो पढ़ते हैं हम गाइस। In recent years, the conversation around economic development has shifted dramatically from mere GDP growth to the broader and more nuanced concept of inclusive growth। कि पिछले कुछ सालों में जो जीडीपी के ऊपर जो डिस्कशन होता रहा है वो अब बदल गया है, वो अब और ब्रॉडर टर्म में किया जा रहा है, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा रही है। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं हो रही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा रही है अब। वाइल ट्रेडिशनल मेट्रिक्स लाइक जीडीपी पर कैपिटा, ये देखो ये आ गया ना क्वेश्चन, हमें पढ़ते ही दिख गया कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर ढूंढना है, राइट। तो वाइल ट्रेडिशनल मेट्रिक्स लाइक जीडीपी पर कैपिटा ऑफर अ स्नैपशॉट of countries' overall economic performance, they fail to capture disparities in income distribution, access to basic services and social mobility। ये है आपका आंसर। कि ट्रेडिशनल जो जीडीपी पर कैपिटा मैट्रिक्स हैं वो स्नैपशॉट तो दे देते हैं कंट्री का, लेकिन वो डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड सोशल मोबिलिटी को इंक्लूड नहीं कर पाते या रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ये एक शॉर्ट कमिंग है जीडीपी पर कैपिटा की। Now, inclusive growth emphasizes not just the rate but the quality of economic expansion। कि इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ जीडीपी रेट की बात नहीं करती, बट क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात करती है। प्रायोरिटाइजिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स दैट रीच मार्जिनलाइज्ड एंड अंडरसर्व्ड पॉपुलेशंस। तो इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज मिले और बेनिफिट्स जो हैं ग्रोथ के वो सबको मिले, गरीबों तक पहुंचे वो, ये है इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ हैज बिकम इवन मोर एविडेंट in the wake of global shocks such as COVID-19 pandemic and climate induced disruptions, both of which have exposed systemic vulnerabilities in health, education and employment। कि हमें ये जो ग्लोबल शॉक्स आते हैं इसकी वजह से भी हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को और सिग्निफिकेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना कंट्री सस्टेन नहीं कर पाएगी। इन डेवलपिंग कंट्रीज where informal labor dominates and access to public services is often fragmented, the pursuit of inclusive growth necessitates structural reforms। के ऐसे कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में इंक्लूसिव ग्रोथ को परसूट में हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अब रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन था ना एक, क्योंकि इनमें से कौन सा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, अब वो आएगा। These include targeted social protection schemes, investment in rural infrastructure, digital inclusion, gender sensitive policies that ensure economic participation across all demographics। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सोशल टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंक्लूजन और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज दैट इंश्योर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अक्रॉस ऑल डेमोग्राफिक्स, मतलब फीमेल्स को भी इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये चार उसने मेंशन किए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिक्स हाउएवर आर्ग्यू दैट the term inclusive growth is often reduced to rhetoric in policy documents। कि inclusive growth लेकिन सिर्फ एक चर्चा की बात रह जाती है, सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में ही, lacking enforceable benchmarks and concrete accountability mechanisms। कि concrete accountability mechanisms और enforceable benchmarks वो अचीव नहीं कर पाती।
मतलब उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता. Without robust data collection and governance reforms, inclusion risks becoming a symbolic aspiration rather than an actionable framework. So, without robust data collection and governance reforms, inclusion risks becoming a symbolic aspiration rather than an actionable framework, right? Nevertheless, international institutions increasingly tie development aid and credit ratings to inclusivity indices, placing pressure on governments to align rhetoric with results. As the global economy becomes more interdependent, inclusivity is not just a moral imperative, it is a strategic necessity for resilience and stability. तो उसने बिल्कुल इंक्लूसिविटी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मॉरली ज़रूरत नहीं है उसकी, एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है फॉर रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड. तो सबको ये इस पे फोकस करना पड़ेगा इन द कमिंग डेज. चलिए तो यस गाइस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज? ऑप्शन देखते हैं. टू एडवोकेट फॉर शिफ्ट अवे फ्रॉम जीडीपी एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर, क्या जीडीपी इकोनॉमिक इंडिकेटर से दूर होने के लिए है ये पैसेज? टू आर्ग्यू अगेंस्ट फॉरेन एड टाइड टू इंक्लूसिविटी इंडाइसिस. अगेंस्ट फॉरेन एड टाइड नहीं है, या हम फॉरेन एड के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. टू क्रिटिक द इनएफिशिएंसी ऑफ इनफॉर्मल लेबर मार्केट्स. Maybe to explain the importance and challenges of inclusive growth. Yes. To explore the environmental impact of economic development. नहीं guys, clearly आप बता सकते हो. Option D is your correct answer. कि to explain the importance and challenges of inclusive growth. ये inclusive growth क्यों important है और क्या challenges हैं उसके सामने, यही पूरे पैसेज में बात हुई है, पढ़ के समझ भी आ रहा है. तो option D is clearly your answer. Next question, guys. According to the passage, which of the following is a criticism of the concept of inclusive growth? It is too focused on rural infrastructure. It does not consider international aid conditions. It lacks measurable enforcement mechanisms. Yes. It overlooks environmental factors. या it overemphasizes public health care. नहीं. इसमें criticism क्या है guys? It lacks measurable enforcement mechanisms. जो उसने पूरे passage में बोला है कि इसको practically इसको पुश करना, एग्जीक्यूट कर पाना इंक्लूसिव ग्रोथ को, ये आसान नहीं है और ये गवर्नमेंट कर नहीं पाती क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है, रिफॉर्म्स लाने की हिम्मत नहीं है और उसको एग्जीक्यूट करने की भी इंटेंशन नहीं है. तो मेजरेबल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स की कमी है और यही इसका क्रिटिसिज्म है. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following best describes the author's attitude towards inclusive growth? author का क्या attitude है? Optimistic but dismissive, कि भाई चाहता है करना लेकिन मना कर रहा है, नहीं करना नहीं चाहिए. नहीं. Skeptical and indifferent, no. मतलब वो criticism criticize कर रहे हैं इसको, नहीं. Supportive yet cautious, cynical and critical, कि मतलब बिल्कुल ही नेगेटिव बोल रहे हैं उसके बारे में. न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव, तो आई थिंक यही दो पॉसिबल है, सी और ई. सपोर्टिव येट कॉशियस या न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव. नहीं, ही इज सपोर्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ बट ही इज ऑल्सो कॉशियस कि ये सिर्फ पेपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नहीं, ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होगी तब इसका फायदा होगा. तो ही इज सपोर्टिव येट कॉशियस, मतलब सावधान है कि सिर्फ ये मतलब ये वोट कैचिंग स्लोगन तो नहीं बन जाएगा बस ये कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ लाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और वो उसके लिए वो कॉशनरी है और सपोर्टिव है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को वो सपोर्ट कर रहा है. तो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखो अब ये सर आप कैसे कर पा रहे हो ये क्वेश्चन इतने आराम से? आराम से नहीं है गाइस, ये सिर्फ समझने की बात है. अगर आपकी डेली रीडिंग हैबिट हो, अगर आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ो, पीरियोडिकल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, तो आप भी अपने ओपिनियन ऐसे क्लियरली बना पाओगे. बट वही है ना, हमें तो शॉर्टकट में सक्सेस चाहिए. हमें तो बस 15 दिन पढ़ के हमें नौकरी दे दे कोई आरबीआई में. रियलिस्टिकली सोच के देखना कभी ये, अगर क्या ये सच में डिजर्विंग भी है, मतलब कि 15 दिन पढ़ के आपको नौकरी मिल जाए. अगर ये 15-15 या एक एक महीना पढ़ के अगर नौकरी ऐसे मिलती तो फिर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता. तो इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. यू हैव टू इन्वेस्ट दैट टाइम इनटू इट. ठीक है, तब आपको ये कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर पाते हो. और मैं सिर्फ फेज़ 1 क्लियर करने की बात नहीं कर रहा, मैं अभी फेज़ 2 को भी सोच रहा हूँ आगे कि वहाँ पर भी अलग तरह के क्वेश्चन बनेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, और वहाँ जाके जो आपको लिखना है वो कैसे करोगे. तो उसके लिए आपकी रीडिंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी पर कैपिटा? दे आर आइडियल फॉर मेजरिंग नेशनल हैप्पीनेस? नो. दे एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट इनकम इनक्वालिटी? नहीं. They provide limited insight into economic fairness? Yes. They are no longer used by international institutions? No. They are essential for determining foreign aid? No. Clear answer is option C. They provide limited insight into economic fairness. कि वो पूरा
क्लियर पिक्चर नहीं दिखाते जीडीपी पर कैपिटा जैसे जो इंडिकेटर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज एज असेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ? डिजिटल एक्सेस एक्सपेंशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म बोला था उसने, जेंडर सेंसिटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज बोला था उसने, टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन बोला है उसने, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोला है उसने. जो नहीं मेंशन किया एक्सप्लिसिटली वो था डिजिटल एक्सेस एक्सपेंशन. ये देख लो जो हमने वहाँ पे अंडरलाइन किए थे, ये रहा. टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स एक, इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर दो, डिजिटल इंक्लूजन, अरे बोला है उसने, सॉरी, डिजिटल इंक्लूजन और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज. फिर क्या नहीं बोला इसने? अच्छा, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स नहीं बोला. राइट. देखो ये बेनिफिट होता है गाइस, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, आपने आंसर ढूंढ लिया है, तो आप बड़े आराम से 1 सेकंड में जाकर रिकन्फर्म कर सकते हो. तो नहीं, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं बोला उसने, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज बोला है, टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन बोला है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोला है. मैं डिजिटल एक्सपेंशन ये भूल गया था, डिजिटल एक्सेस एक्सपेंशन ये भूल गया था, लेकिन उसने बोला है डिजिटल इंक्लूजन, लेकिन हेल्थ केयर के बारे में नहीं कहा. तो सोशल प्रोटेक्शन इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंक्लूजन एंड जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज, हेल्थ केयर के बारे में मेंशन नहीं किया था, एक्सप्लिसिटली नहीं किया था उसने. तो यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. मैं ये सोच रहा था. चलिए, तो ऐसे गाइस हमें सॉल्व करने होते हैं अपने पैसेजेस अपने एग्जाम में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं गाइस. तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे. फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? कि पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये पढ़ के ही समझ आएगा. Second, according to the passage, which of the following is not a factor contributing to obesity in India? Obesity, मोटापा, तो मोटापे की बात होने वाली है पैसेज में, राइट. तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कौन सी चीज़ है जो ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करती इंडिया में, तो हमें वो ढूंढना है. तो पढ़ेंगे, आगे देखते हैं. व्हाट डज द थिन फैट इंडियन हाइपोथेसिस रेफर टू? थिन फैट इंडियन कोई हाइपोथेसिस है, इसका क्या मतलब है पैसेज में, ये हमें ढूंढ के बताना है. हाँ, थिन फैट वही मतलब मोटापे के ऊपर होने वाला है, ओबेसिटी के ऊपर होने वाला है पैसेज. द वर्ड एपिडेमियोलॉजिकल इन पैराग्राफ 1 मोस्ट क्लोजली मीन्स. तो एपिडेमियोलॉजिकल का क्या मतलब है, ये देखो वोकैबुलरी के क्वेश्चन आ गए, तो हमें इसका क्या मतलब बनता है वो हमें ढूंढना है. देन व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई अबाउट करंट ओबेसिटी रिलेटेड पॉलिसीज इन इंडिया? ये पैसेज में क्या कहा गया है कि ओबेसिटी रिलेटेड क्या पॉलिसीज हैं अभी इंडिया में ऑन गोइंग, तो ये हमें ढूंढना है. एंड विच रिटोरिकल डिवाइस डज द ऑथर प्राइमरली यूज इन द पैसेज? रिटोरिकल डिवाइस मतलब अपनी बात को रखने का क्या तरीका यूज किया है ऑथर ने. ठीक है, ये हमें बताना है. एंड देन बेस्ड ऑन द पैसेज, व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट ओबेसिटी इन इंडिया? कि सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कॉम्बैट को फाइट करने के लिए इंडिया में, तो ये उसने पूछा है. तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट ओबेसिटी, ये हम पढ़ के देखेंगे. करंट ओबेसिटी रिलेटेड पॉलिसीज, ये हमें ढूंढना है. एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब ढूंढना है. थिन फैट इंडियन हाइपोथेसिस का मतलब हमें ढूंढना है. और कौन सा फैक्टर है जो ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इंडिया में, ये हमें ढूंढना है. सेंट्रल आइडिया तो पढ़ के समझ आ ही जाएगा. चलिए आप पढ़ते हैं. हाँ जी गाइस, over the last 2 decades, India has witnessed a significant epidemiological transition. जिसका मतलब क्या है, an alarming rise in obesity and overweight cases. तो इसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल. एपिडेमियोलॉजिकल क्या हो गया, मतलब जब मोटापा बढ़ रहा है. तो एक बार ऑप्शन देख लो. एपिडेमियोलॉजिकल मतलब जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन बोला है उसने, तो क्या है एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब इकोनॉमिक नहीं, बिहेवियर, हिस्टोरिकल, रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ डिजीजेज एंड हेल्थ ट्रेंड्स, या टेक्नोलॉजिकल. ना टेक्नोलॉजिकल है ना हिस्टोरिकल है. बिहेवियरल नहीं. एपिडेमियोलॉजी क्या होता है गाइस, स्टडी ऑफ डिजीजेस. तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या हुआ, रिलेटेड टू स्टडी ऑफ डिजीजेज एंड हेल्थ ट्रेंड्स, दैट्स एपिडेमियोलॉजिकल. आप गेस कर सकते हो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से ही, राइट. तो ये होता है गाइस प्रेजेंस ऑफ माइंड, सोच के पढ़ना. चाहे वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से तो समझ आ रहा है जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है. एन अलार्मिंग राइज इन ओबेसिटी एंड ओवरवेट केसेस, तो मतलब ऑब्वियसली एपिडेमियोलॉजिकल इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ डिजीजेज एंड हेल्थ कंसर्न्स, राइट. चलिए आगे पढ़ते हैं. सो ओवर द लास्ट 2 decades, इंडिया हैज विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, an alarming rise in obesity and overweight cases. The National Family Health Survey (NFHS) Family Health Survey 5/29 to 21 indicates that nearly 1 in every 4 men
एंड वुमेन इन इंडिया इज ओबीस, कि जो हेल्थ सर्वे बता रहा है कि मतलब 25% ऑफ मेन एंड वुमेन आर ओबीस इन इंडिया, मोटे हैं, मतलब 25% पीपल आर ओबीस। चार में से एक आदमी या एक औरत मोटा है। द प्रेवलेंस ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी वेरीज अक्रॉस स्टेट्स, रेंजिंग फ्रॉम 8% to 50%, affecting both urban and rural populations. More concerning is childhood obesity, which according to the World Obesity Federation is increasing at one of the fastest rates globally. और उससे भी ज़्यादा कंसर्निंग है बचपन में बच्चों का मोटा हो जाना। This shift is attributed to multiple factors, including rapid urbanization, increased consumption of high fat, salt and sugar foods, HFSS foods जिनको बोलते हैं, कि तो अर्बनाइजेशन हो गई, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, तो मतलब हर जगह फास्ट फूड आउटलेट मिलते हैं आपको, तो ऑब्वियसली खाओगे ये जंक तो फिर मोटे ही हो गए। HFSS फूड का ज़्यादा कंजम्पशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ज़्यादा काम कुम नहीं करना, मतलब घर पड़े रहना, कंप्यूटर पे ऑफिस पे काम करना। According to the World Health Organization, nearly 50% of Indians fail to meet recommended physical activity levels. 50% Indians physical activity levels meet नहीं करते। Additionally, studies suggest that even individuals with a normal body mass index, normal BMI जिनका होता है, may have high body fat. Normal body mass index है, लेकिन fat जो percentage है वो high है। A phenomenon termed the thin fat Indian hypothesis, कि बंदा लग रहा है कि पतला है लेकिन अंदर फैट इतना है कि वो हाई फैट क्वांटिटी, उसको बोल रहा है वो थिन फैट इंडियन हाइपोथेसिस। कि बॉडी मास इंडेक्स मतलब बॉडी का वजन ठीक है, लेकिन उसका जो वो जिसको हम बोलते हैं ना कि बॉडी मास इंडेक्स ठीक है, वजन ठीक है जितना उसकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन परसेंटेज ऑफ फैट बहुत ज़्यादा है। सो इसको बोल रहा है थिन फैट इंडियन हाइपोथेसिस। Obesity is not just a lifestyle issue but a complex health disorder linked to diabetes, hypertension, and cardiovascular diseases. The Indian Council of Medical Research (ICMR) estimates that 35 crore Indians suffer from abdominal obesity, while 21 crore have dangerously high cholesterol levels. Economically, obesity results in healthcare costs and productivity losses, accounting to 1% of India's GDP in 2019, with projections to rise to 1.57% by 2030. सो ओबेसिटी इज़ नॉट जस्ट अ लाइफस्टाइल, मतलब वो सिर्फ ये लाइफस्टाइल की बात नहीं है, इससे डिजीजेस भी होती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, शुगर वगैरह बोलते हैं जिसको हम। तो आईसीएमआर कह रहे हैं 35 करोड़ इंडियंस एब्डोमिनल, मतलब पेट निकला हुआ है 35 करोड़ इंडियंस का, वाइल 21 करोड़ हैव डेंजरसली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लेकिन और 21 करोड़ का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। और इकोनॉमिकली भी ओबेसिटी रिजल्ट्स इन हेल्थ केयर कॉस्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी लॉसेस। बीमार पड़ोगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी खराब होगी, और मोटापा है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम हो रही है, तो इससे हमारी जीडीपी पे भी असर पड़ रहा है, ये बोल रहा है उसने। Now, despite the urgency, India lacks structured policies to address obesity. कि अर्जेंसी के बावजूद इंडिया के पास स्ट्रक्चर्ड पॉलिसीज नहीं है। उसने पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था ना। While campaigns like Fit India and Eat Right India exist, they largely place responsibility on individuals rather than industries or policy makers. कि हालांकि कैंपेन चल रही हैं लेकिन वो जनता पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देती हैं, या ना कि पॉलिसी मेकर्स जिनको ध्यान रखना चाहिए। टैक्सेशन ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, urban planning for active lifestyles, and workplace awareness programs are essential interventions. Schools should integrate nutritional education, and the food industry must adopt ethical marketing practices to reduce HFSS food consumption. Tackling obesity requires a multi-sectoral approach involving health, education, finance, and urban planning ministries. तो ओबेसिटी को टैकल करने के लिए एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच चाहिए, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस और अर्बन प्लानिंग मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। विदाउट कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशंस, obesity will remain a major public health and economic burden. A holistic policy framework balancing prevention, medical management and public awareness is essential for a healthier India. ये कह रहा है उसको कि हमें मल्टी फेसेटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी अगर हमें ओबेसिटी को फाइट करना है तो। चलिए सब क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? इंडियाज इंक्रीजिंग ओबेसिटी रेट्स आर एन इनएविटेबल consequence of modernization? No. Obesity in India is a minor health issue? No.
Obesity is a growing public health and economic challenge that requires coordinated interventions. Yes. Physical inactivity is the only reason, ये जो only extreme option होते हैं guys ये, for India's rising obesity levels, नहीं. Obesity is mainly a problem for urban population, नहीं, rural में भी है. The correct answer is option 3. Obesity is a growing public health and economic challenge that requires coordinated interventions. यही पूरे पैसेज की समरी है, राइट. चलिए सेकंड क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी इन इंडिया? इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ HFSS फूड्स, ये तो है. अ शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी डेफिशिएंसी टू कैलोरी सफिशिएंसी. सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, ये भी है. राइजिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट्स, ये भी है. गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन अनहेल्दी फूड कंजम्पशन, ये कहीं नहीं है. गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? उसने बोला इंडिया में तो कोई पॉलिसी ही नहीं है. तो दिस इज अ फैक्टर विच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी इन इंडिया. तो गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन अनहेल्दी फूड कंजम्पशन, ये है ही नहीं. तो दिस इज योर आंसर. दिस इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी, राइट. चलिए next question. Question number 3. What does the thin fat Indian hypothesis refer to? Indians have naturally low levels of body fat. No. India maintains a normal BMI but often suffer from high body fat levels. Yes. Even Indians with normal weight may have excess body fat leading to health risks. Yes. Obesity is more common in thin individuals in India. No. Indians are genetically predisposed to obesity. No. Second और third में से ऑप्शन है, देखना पॉसिबल है. Indians maintain a normal BMI but often suffer from high body fat levels. Yeah, even Indians with normal weight may have excess body fat leading to health risks. Yes, option 3 is your correct answer. क्योंकि देखो सिर्फ BMI मेंटेन करने वाली बात नहीं है कि इंडियंस मेंटेन करके रखते हैं बॉडी मास इंडेक्स लेकिन बॉडी फैट लेवल हाई होता है, नहीं. वो कह रहे हैं कि नॉर्मल इंडियंस के भी जो नॉर्मल जिनका वेट होता है, जो मोटे नहीं लगते लेकिन उनके अंदर बॉडी फैट ज़्यादा होता है और उससे हेल्थ रिस्क होता है. यही है थिन फैट इंडियन हाइपोथेसिस. दिखने में बंदा पतला है लेकिन हाई बॉडी फैट होने की वजह से बीमार पड़ रहा है. सो दैट इज थिन फैट इंडियन हाइपोथेसिस. ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट. एपिडेमोलॉजिकल का हमने कर लिया था. ऑप्शन 4 रिलेटेड टू स्टडी ऑफ डिजीज एंड हेल्थ ट्रेंड्स. नेक्स्ट. विच व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई अबाउट करंट ओबेसिटी रिलेटेड पॉलिसीज इन इंडिया? India has comprehensive programs to combat obesity. No. Campaigns like Fit India have significantly reduced obesity level. No. The government actively discourages the consumption of processed foods. No. Existing policies place too much responsibility on individuals rather than on systemic factors. Yes. And the government has implemented strict weight monitoring policies in schools and workplaces. No. Not mentioned. So option 4, option D is your correct answer. ठीक है, चलिए तो that's your right choice. Next question पे चलते हैं. Which rhetorical device does the author primarily use in the passage? Emotional appeal by highlighting personal stories? No. Hyperbole to exaggerate the impact of obesity? No. Repetition to emphasize key points? Okay. Presentation of statistical data and expert opinions? Yes. Anecdotal evidence from obesity patients? नहीं. Option D is your correct answer. Option 4, presentation of statistical data. उसने डेटा के साथ सारी बात की है और एक्सपर्ट ओपिनियंस दिए हैं बिल्कुल. तो दैट्स द rhetoric that has been used by the author. ठीक है, चलो. Question number 7. Based on the passage, what would be the most effective strategy to combat obesity in India? Increasing healthcare spending without changing dietary habits? No. Encouraging individuals to exercise without government intervention? No. Reducing taxes on processed foods to improve affordability? No. Implementing a multi-sectoral approach involving policy changes, taxation and education? Yes. Focusing solely on childhood obesity rather than adult obesity? No. Correct answer is option number 4. Implementing a multi-sectoral approach involving policy changes, taxation and education. So option D is your correct answer. तो गाइज ये तरीका होता है पैसेजेस को सॉल्व करने का आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, ऐसे आपको टारगेट करना है एग्जाम में रिवर्स रीडिंग के साथ. ठीक है, अब मैं एक होमवर्क पैसेज आपको देके जा रहा हूँ. इसके आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देने हैं गाइस. ठीक है, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा वैसे तो, हम जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. नहीं तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो. तो दिस इज़ योर फर्स्ट स्लाइड. दैट्स योर सेकंड स्लाइड. आप एक बार यहाँ वीडियो पॉज कर लो और यहाँ से आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो. अगर बेटर है अगर आप पीडीएफ कर पाओ तो पीडीएफ ले लो, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा एंड यू कैन यूज इट फॉर योर प्रिपरेशन. तो दिस वाज द सेकंड स्लाइड. दैट्स द लास्ट स्लाइड.
इसके बाद उसने पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्मार्ट वॉचेज रोल एज पर द पैसेज। ये स्मार्ट वॉच का क्या रोल है, इसके पहला क्वेश्चन ये पूछा है। सेकंड, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द पैसेज इन वन लाइन। पूरे पैसेज की समरी क्या है ये मैं बताना है। थर्ड, एज पर द पैसेज कैन स्मार्ट वॉच बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, इसका आंसर देना है। फोर्थ, हमें सिनोनिम एक क्वेश्चन दिया है, सिमिलर बताना है पाल्पिटेशन का, जो बोल्ड करके दिया हुआ है पैसेज में। हमें एक वर्ड है ऑपोजिट जिसका बताना है, इनफॉलिबल का ऑपोजिट बताना है। एक हमें ऑपोजिट बताना है इन्वेजिव वर्ड का। तो एक सिनोनिम है, दो एंटोनिम है, इन्वेजिव और इनफॉलिबल का एंटोनिम, और पाल्पिटेशंस का सिनोनिम बताना है। और ये है गाइस आपका होमवर्क पैसेज। तो चलिए बताइए मुझे क्या इसमें आपके होमवर्क पैसेज आपको होने चाहिए। मैंने कुछ पैसेज जोड़े थे आपके लिए ताकि मैं आपको प्रैक्टिस करा पाऊँ आपके यहाँ पे। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है पैसेज को सॉल्व करने का आपके एग्जाम डे वाले दिन। चलिए, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर जर्नी हेड। बट जाने से पहले मैं आपको गाइज एक अपने स्पेशल क्रैश कोर्स के और गोल्ड कोर्स के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये बहुत ही सूटेबल कोर्सेज हैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ये आपकी हर नीड को पूरा करते हैं। आपको जो प्रैक्टिस के लिए कंटेंट चाहिए, जो रिवीजन के लिए क्लासेस चाहिए, जो हैंड होल्डिंग चाहिए, जो मेंटरशिप चाहिए, तो वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, बट मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कैसे करना है इसमें। आपको बस क्या करना है गाइज, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap, EDUTAP, edutap.in। अब जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, अब सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और आपको हमारे सारे कोर्सेज आपको यहीं पे दिखेंगे। इसमें पहला ही टैब है आरबीआई ग्रेड बी, इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आरबीआई कोर्सेज। तो आरबीआई में अभी आपका करंट अफेयर्स का फेज़ 1 का रामबाण कोर्स चल रहा है, फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज चल रही है, फेज़ 2 का लाइव क्रैश कोर्स है जो हमने अभी लॉन्च किया है, फिर एक लाइव क्रैश कोर्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2, दोनों दोनों फेजेस के लिए, फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 के लिए लाइव क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी दोनों फेजेस के लिए, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। फिर ये टेस्ट सीरीज है फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 की, ये सिल्वर कोर्स है आपका सिर्फ फेज़ 2 और इंटरव्यू के लिए, लेकिन ये गोल्ड कोर्स, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी, इसमें आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, समरी शीट्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मैगजीन्स मिलेंगी, सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, ये सब आपको इसके अंदर मिलता है। और इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन, गाइडेंस, मेंटरशिप, वो सब आपको इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो गाइज इस पे अभी हम 76% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एग्जाम अप्रोचिंग क्लोज। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ। ठीक है, बाकी कोर्सेज पे भी डिस्काउंट है, आपको यहाँ सब दिया हुआ है, डिस्काउंट कूपन कोड दिया हुआ है, RBI 76, RBI 76, तो RBI 78। तो जो आप कोर्स अवेल करना चाहते हो, यू कैन मेक योर चॉइस एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। और गाइज अगर आपका कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much for being here guys, thank you so much for your patience and for your receptiveness, and I wish this will help you in your journey ahead. So all the very best once again, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, I'll take your leave for today. I wish you all the very best for your exam and for your preparation. Till then, don't look back and just keep pushing forward. So happy learning to all of you. Bye bye, thank you, take care, and all the very best once again.